5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से 3 राज्यों में जो है हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की जीत हुई। और इस पूरे 5 राज्यों का चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं और उसकी आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसका क्या परिणाम आप देखते हैं? हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे आए हैं वो महत्वपूर्ण हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर इनका जरूर असर होने वाला है। इसमें से 3 राज्य जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हिंदी हार्टलैंड में है। 3 राज्यों में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। पहली बार ऐसा हुआ है 15 साल के बाद कि तीनों राज्यों से जो मतदाता है उन्होंने बीजेपी को नकारा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सबूत है माहौल जो बदल रहा है उसका। मुझे ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी आज भी मजबूत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के लिए कोई बड़ा आंदोलन कर रहे हैं ऐसे भी नहीं। राहुल गांधी का जो राजनीतिक बर्ताव है वो सुधरा है, वो एग्रेसिव हुए हैं। पिछले 6 महीने से उनका जो लीडरशिप है उसमें भी एक एग्रेसिवनेस आया है। लेकिन फिर भी लोगों ने तीनों राज्यों में, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस को चुना है। कांग्रेस के जो नेता है, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, कमलनाथ हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, और छत्तीसगढ़ के नेता, सभी नेता इन 3 राज्यों में पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। इन चुनाव को देख के हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी चरम सीमा पर थी। जब 2014 के पहले 2013 में इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तीनों राज्यों में बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिला था। इन तीनों राज्यों में बहुमत मिलने के बाद मोदी जी ने लोकसभा में जीत पाई, बड़ी जीत पाई, बहुमत उनको मिला और वो प्रधानमंत्री बन गए। मुझे लगता है जो हवा बदल गई है, माहौल बदल गया है, या मोदी जी की जो लोकप्रियता कम हो गई है, उसका सबूत हमें इन 3 राज्यों में मिला है। लोग नाराज़ है। एक तो किसान नाराज़ है। किसानों की आत्महत्या पिछले 4 साल में कम नहीं हुई है। दूसरी बात, जो नौजवान हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर हुई है। तीसरी बात यह है कि मोदी जी ने जो आश्वासन दिए थे 2014 के चुनाव में वो उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए थे, तो हर एक तबका समाज का नाराज़ है। डीमोनेटाइजेशन का बहुत बुरा असर पड़ा है। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हुआ है। तो ये सभी जो कारण हैं उसका असर इन चुनाव में पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस हार गई, या फिर तेलंगाना में कांग्रेस भी हार गई, वहाँ टीआरएस जीती। इसके कारण बहुत ही अलग है। लेकिन हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी का जो गढ़ था उसमें सेंध लगाने में कांग्रेस कामयाब हुई है। ये इसका मतलब हम ये मानेंगे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म होकर अब युवा और किसान की राजनीति शुरू होगी? मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति अभी नहीं चलेगी। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में उनका जो हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो बैक बर्नर पर रखा था। उन्होंने कहा था कि विकास हमारा पहला एजेंडा है। मोदी जी ने भी कहा था हम नया भारत बनाएंगे और इस नए भारत में विकास का मुद्दा अहम होगा। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी के बारे में नाराजगी बढ़ती गई देश में, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई और वो विकास नहीं कर सके, वैसे वैसे हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी के जो संगठन है, वो विश्व हिंदू परिषद हो या और कोई हो, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा वापस एजेंडे पर लाया है। 2014 के बीजेपी के घोषणा पत्र में ये मुद्दा बहुत ही पीछे था, कभी आगे नहीं था, उनकी टॉप प्रायोरिटी में नहीं था। लेकिन जब इनका विकास फेल हो गया तब वो राम मंदिर का मुद्दा आगे लाने लगे। लेकिन ये राम मंदिर का मुद्दा मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में नहीं चला है। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश बंद करेगी, वो कर भी सकती है अगले लोकसभा चुनाव में। उनकी कोशिश, मुझे लगता है कि उनकी कोशिश होगी एक तरफ विकास का मुद्दा, एक तरफ मोदी जी के जुमले और दूसरी तरफ हिंदुत्व का जुमला।
लेकिन लोगों ने ये साफ बता दिया है कि हमारे रोजी रोटी के जो सवाल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसानों के जो सवाल है, किसानों का जो दुख है, किसानों की जो तकलीफ़ें है, उसके लिए हल ढूंढना चाहिए, नौकरियां चाहिए नौजवानों को। तो मुझे लगता है ये मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 2014 का जो चुनाव है, राहुल गांधी ने तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम लोगों के लिए एग्रेरियन क्राइसिस यानी किसानों की बदहाली, फिर एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा महत्वपूर्ण है। अगर वो ये दो मुद्दे पर फोकस करते हैं और बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रचार करते हैं तो मुझे लगता है हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चलेगा। बहुत साल तक, पिछले 25 सालों से बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट पाने की कोशिश की है और वोट उन्हें मिले भी है। लेकिन अभी लोग परेशान हो गए। उनको मालूम है भारत की जो जनता है, वो मेजॉरिटी जो जनता है वो हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग शांति चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो किसान हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है या जिनकी जो समस्या है उसके ऊपर हल नहीं निकला है, वो भी तो हिंदू है, वो भी तो मेजॉरिटी हिंदू है। जो युवा है जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, उसमें भी मेजॉरिटी हिंदू युवा है। तो ये सवाल जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर कवर अप नहीं किया जा सकता राम मंदिर का मुद्दा निकालते। मुझे लगता चुनाव का इम्पैक्ट जो है भाजपा और एनडीए के अंतर्गत राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? एनडीए के राजनीति पर चुनाव का असर तो, और विद इन भाजपा की राजनीति पे, एनडीए और भाजपा के राजनीति पे चुनाव का असर तो इन चुनावों के जो नतीजे आए उसके पहले ही पड़ा है। बिहार में उनका एक सहयोगी जो था, उसके जो नेता थे कुशवाहा, जो मोदी के सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। अकाली दल इनके खिलाफ बोलने लगा है। अकाली दल ने अभी एनडीए छोड़ा नहीं है। शिवसेना ने नतीजों के बाद और नतीजों के पहले भी बीजेपी की आलोचना की है हमेशा। शिवसेना अभी संघर्ष के मूड में है। शिवसेना ने तो कह दिया है कि हम लोग अलग चुनाव लड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं शिवसेना लड़ेगी या नहीं, लेकिन बीजेपी कमजोर हुई है, इसकी खुशी बीजेपी के जो सहयोगी दल है उनको हुई है, क्योंकि वो मानते हैं कि अभी वो बीजेपी को प्रेशराइज कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो तानाशाही इतने दिन 4 साल तक चल रही थी वो अभी कम हो जाएगी, ऐसा वो लोग मानते हैं। बीजेपी का जो इंटरनल मैटर है उसमें भी बहुत सारे लोग नाराज थे। आप अगर उनके साथ प्राइवेट में बात करोगे तो बीजेपी के बहुत सारे नेता ये बताएंगे कि मोदी जी किस तरह से बिल्कुल ही तानाशाही के रास्ते पर चल रहे हैं, किसी की सुनते नहीं, किसी के प्रति उनके मन में आदर नहीं है। दूसरे जो नेता है बीजेपी के अनुभवी नेता है और मोदी 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 यही इसका मंत्र है इस सरकार का। तो बीजेपी के जो नेता है वो भी खुश है, क्योंकि अगर मोदी जी का कद कम हो जाता है तो उनका भी जो कहना है वो पार्टी सुनेगी, कार्यकर्ता सुनेंगे। और अगर लोकसभा चुनाव में आज तो ये दिखता है, जैसे कि सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव कहते हैं कि पिछले चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 272 सीट्स मिली थी। योगेंद्र यादव का कहना है कि अगर आज का माहौल देखते हैं तो कम से कम 100 सीट्स बीजेपी की कम हो जाएगी। अगर बीजेपी 200 के नीचे आती है तो फिर मोदी जी को आज जिस तरह से वो बर्ताव करते हैं उस तरह से बर्ताव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी के अंदर से ये भी मांग आएगी कि हमें दूसरा नेता चाहिए, तो बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। महाराष्ट्र में क्या इम्पैक्ट होने वाला है और आगे क्या महाराष्ट्र की जो सरकार है उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है? आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की प्रभाव? तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश जैसा जो बड़ा राज्य है वो महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है। और महाराष्ट्र में भी सरकार के बारे में, फडणवीस सरकार के बारे में लोगों में नाराजगी है। उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी की है, कुछ काम नहीं किया। जो चीफ मिनिस्टर की सबसे फेवरेट स्कीम्स थी जलयुक्त शिवार, वो भी कामयाब नहीं रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। महाराष्ट्र में तो इस साल सूखा है, तो जो किसान है उनमें भी नाराजगी है। 30,000 किसान नासिक से मुंबई चल के आए थे, पैदल आए थे। उन्होंने बहुत बड़ा सत्याग्रह मुंबई में किया।
तो ये सारी समस्या महाराष्ट्र में भी है, किसानों की समस्या है। किसानों की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा आत्महत्या पिछले 4 साल में महाराष्ट्र में हुई है। फिर बेरोजगारी की समस्या भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किल ये है कि शिवसेना उनकी सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। शिवसेना भी उनकी आलोचक बन गई है। शिवसेना भी बीजेपी के खिलाफ लड़ने की घोषणा कर चुकी है। लेकिन वो वहीं रहेगी ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि बाद में बीजेपी पर दबाव डालेगी, कुछ ज्यादा सीटें लेगी और शिवसेना उनके साथ ही लड़ेगी। लेकिन फिर भी फडणवीस सरकार के लिए माहौल अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र में मुश्किल ये है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है। पिछले 4 साल में कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण या अन्य नेता है, उन्होंने कोई लोगों की समस्याओं को लेकर, जनता की समस्या को लेकर कोई आंदोलन नहीं किया है। इससे तो ज्यादा एक्टिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने महाराष्ट्र में हल्ला बोल यात्रा निकाली थी, इन्होंने भी एक यात्रा निकाली कांग्रेस ने, लेकिन उसका कोई असर नहीं था। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के पास अच्छा नेता नहीं है, उनके पास कार्यकर्ताओं को स्फूर्ति देने वाला कोई नेता नहीं है। सिर्फ अकेले राहुल गांधी वहां दिल्ली में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में कोई लड़ नहीं रहा है। और महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं का ऐसे लगता है कि अपने आप सत्ता मिल जाएगी। ऐसी तो सत्ता मिलने वाली नहीं है। माहौल विपक्ष के लिए अनुकूल है, लेकिन अगर विपक्ष काम नहीं करता है तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत हो गई, 4 सीटें ही ज्यादा मिली उनकी, वैसे भी महाराष्ट्र में हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस नेता राष्ट्रवादी अपोजिशन के साथ काम करेंगे, उनको प्रकाश आंबेडकर को भी साथ में लेना चाहिए, उनके साथ काम करेंगे तो शायद वो बीजेपी को हरा सकते हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ों से कांग्रेस वापस से रिवाइव होगी या बस ये एक बुलबुले की तरह रहेगा? ये नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी एक ऑनेस्ट कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को रिवाइव करने की। उनको कांग्रेस को बदलना भी है। उन्होंने कई बार कहा है, कांग्रेस के पास नए नेता भी है, जैसे कि सचिन पायलट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। लेकिन अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक बैलेंस साधने की कोशिश की है, जैसे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, फिर यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो 3-4 साल के बाद शायद सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया और आगे आ सकते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी भी। कुछ राज्यों में, जैसे कि सचिन पायलट पिछले 4 साल राजस्थान में गए, उन्होंने ग्रासरूट कार्यकर्ता के साथ संपर्क किया। अगर कांग्रेस को रिवाइव होना है, और राहुल गांधी ये समझ गए कि अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो लोगों से जुड़ना होगा, कार्यकर्ता जो है उसको काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ उसका संवाद होना चाहिए। इसलिए हमेशा वो कार्यकर्ता का अभिनंदन करते हैं और कार्यकर्ता को मेंशन करते हैं। मुझे लगता है जहां जहां कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हवेली से बाहर निकलकर काम करेंगे, वहां वहां कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने चुपचाप नेता विहीन बहुत काम किया, ऐसा कहा जाता है। जी, छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है। SC/ST का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो ये जो मीडिया कह रही थी कि बहुत अच्छा काम रमन सिंह ने किया है, रमन सिंह ने काम करने की कोशिश की, लेकिन वो जो छत्तीसगढ़ में जो माइन ओनर्स थे उनके चंगुल में भी थे। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कहा कि कुछ हमने स्कीम, चावल बाबा उनको कहते थे, तो चावल उन्होंने 1 रुपया या 2 रुपये में दिया, ऐसी कुछ स्कीम्स की। लेकिन 15 साल में ये स्कीम एक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर बहुत ही एरोगेंट हो गए और लोगों के साथ उनका संपर्क टूट गया। तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता बदल जाते हैं, लोगों के साथ संपर्क करते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर जूझते हैं, तो रिवाइव हो जाएगी कांग्रेस। आखिरी क्या ये मोदी के अंत की शुरुआत है? मुझे ऐसे लगता है ये मोदी के अंत की, यानी मोदी का अंत नहीं होना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है किसी भी इंसान का अंत नहीं होना चाहिए। हाँ। उसको सुधारना चाहिए। मोदी सरकार के या हाँ, मोदी सरकार का रेजिम का हाँ। मोदी रेजिम, मोदी सरकार के या मोदी के राजनीति की, मोदी के जहरीली राजनीति के अंत की शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये तो निसर्ग नियम है कि जो इंसान, जो राजनेता या जो भी इंसान हो, ऊपर जाता है वो नीचे आता ही है, हमेशा वो ऊपर नहीं रहता। तो मोदी जी का सबसे बड़ा सक्सेस जो था 2014 में था। 2014 के बाद उनको सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो देश को बदले, अच्छी तरह से देश का विकास करे, वो उन्होंने नहीं किया। वो फिर वही हिंदुत्व की राजनीति करने लगे।
तो मुझे लगता है ये उनके अंत की, मैं ऐसे कहता हूँ कि वो उनके अंत की, उनके राजनीति के अंत की और जहरीली राजनीति के अंत की शुरुआत है। मैं कोई कांग्रेस का प्रशंसक नहीं हूँ, मैंने कांग्रेस का आलोचक हूँ, लेकिन एक राहुल गांधी की बात मुझे अच्छी लगती है कि वो प्यार की बात करते हैं। तो मोदी जी की जो बात है वो तिरस्कार की बात है, वो हेट पॉलिटिक्स करते हैं, और अगर राहुल गांधी उसके खिलाफ लो पॉलिटिक्स करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। ये देश प्यार से ही चलाया जा सकता है। किसी को मार के, किसी का खून करके, किसी की घृणा करके, किसी का तिरस्कार करके देश नहीं चलाया जा सकता। आया ध्यान में तो ये कमलनाथ को जो एमपी का जो मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश का, तो कई लोग कहना है कि वो 84 के दंगों में शामिल थे और उनको नहीं बनाना चाहिए था। ये तो उस पर थोड़ा सा आपको सही निर्णय लगता है क्या? देखो, मुझे लगता है कि जो कोई राजनेता दंगे से जुड़ा हो या दंगे को जिसने इंस्टिगेट किया है, जैसे नरेंद्र मोदी ने भी किया था, या फिर जो कोई राजनेता दंगे में शामिल हो, उसको राजनीति से ही बाहर हो जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि वो 84 के दंगे में शामिल थे, उन्होंने लोगों को भड़काया था। हाँ, लेकिन वो कहा जाता है कि उनके न तो FIR है न कोई चार्जशीट है, ऐसे कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है अगर कांग्रेस उनको नहीं बनाती तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन देखो, अभी ऐसा है, ये लड़ाई जो हमेशा मायावती कहती है कि ये नागनाथ के खिलाफ सापनाथ, ऐसी लड़ाई है। तो अगर जिन्होंने गुजरात के दंगे को 2002 में इंस्टिगेट किया था वो नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कांग्रेस ये भी कह सकती है कि कमलनाथ क्यों नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी